हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, जो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव है ना, वो इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना, जो मुझे कमेंट कर रहे हैं या मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं, उनका सारों का एक ही मोटिव है। वो वर्क परमिट के बारे में जानना चाहता है। और वर्क परमिट के बारे में ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। भी एस्टोनिया में वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो वर्क परमिट में एस्टोनिया में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और क्या डिफरेंसेस है सी वीज़ा, डी वीज़ा, वर्क परमिट में क्या डिफरेंस है और वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में हम ये सारी बात करने वाले हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूंगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, पहले तो बात करते हैं सी वीज़ा और डी वीज़ा की। ये क्या मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों वीज़ा के बीच में। जो सी वीज़ा होता है वो होता है आपका शेंगन वीज़ा, जिसको हम शॉर्ट टर्म वीज़ा बोलते हैं, जो स्पेशली टूरिस्ट लोग अप्लाई करते हैं या जिनका कोई फैमिली फ्रेंड यहाँ पे रह रहा हो, यूरोप की कंट्री में किसी भी कंट्री में रह रहा हो, वो उनको विजिट करना चाहते हैं, तो वो अप टू 90 डेज का अपना सी वीज़ा अप्लाई कर सकता है थ्रू VFS। अगर आप एस्टोनिया, स्पेशली एस्टोनिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है। आप थ्रू VFS ग्लोबल आप जो अप टू 90 डेज का वीज़ा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डी वीज़ा की। डी वीज़ा क्या होता है? डी वीज़ा दो कंडीशन पे मिलता है। या तो आप स्टडी वीज़ा पे यहाँ आना चाहते हो तो आप डी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके लिए आप यहाँ पर मतलब कि 90 डेज से ज़्यादा आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं। अगर आप 90 डेज से यहाँ ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं तो आपको डी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। सी वीज़ा वो एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। तो जैसे किसी के यहाँ पे मतलब कि पेरेंट्स रह रहे हैं या बच्चे रह रहे हैं, वो चाहते हैं अभी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे, ताकि मेरे को अगर वो स्टडी कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं किसी भी यहाँ पे वो यहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं अभी उनके पेरेंट्स यहाँ पे स्टे करें या फिर उनकी स्पाउस आना चाहती है, तो वो डी वीज़ा अप्लाई करके आ सकते हैं। वो अप टू 1 ईयर तक आपका जो डी वीज़ा है वो आप ले सकते हैं। वो आप एम्बेसी से ही आपको अप्लाई करना होता है। तो दूसरा पॉइंट आता है कि जो डी वीज़ा है, क्या आप उस पे काम कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, अगर आपका डी वीज़ा में आपको एम्बेसी से मिल जाता है, ग्रांट हो जाता है आपका डी वीज़ा, तो उसी वीज़ा के ऊपर ना आपका एक सोशल आईडी जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो यहाँ जैसे इंडिया के अंदर हमारा वो होता है ना नगर पालिका, ऐसे यहाँ पे भी मतलब कि ना सेंटर बने हुए हैं। वहां पे जाके आप अपना ना सोशल आईडी नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको आपका सोशल आईडी नंबर मिल जाएगा, उसके बिहाफ पे आप एप्लीकेबल है, यहाँ पे आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। पर जॉब स्टार्ट करने से पहले ना आपके पास यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट आप कैसे अप्लाई, मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पे TRP मतलब कि जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, उसके बिहाफ पे तो आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो फ्री में ओपन कर सकते हैं एज अ एस्टोनियन गाइडलाइन। बट अगर आपके पास डी वीज़ा है तो डी वीज़ा पे आप जो है फ्री अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। वो आपको मतलब कि बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। आप 100 से 200 यूरो में अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनको रिक्वायर्ड है और वो आपको लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्क परमिट की। तो वर्क परमिट पे आप यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, अभी मैं स्टडी वीजा पे ना आके यहाँ पे वर्क परमिट पे आ सकता हूँ क्या। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप किसी के बहकावे में मत आना इंडिया में भी वो आपका वर्क परमिट लगा के दे रहा है और आप यहाँ पे डायरेक्ट एस्टोनिया में वर्क परमिट पे आ रहे हैं। मैं आपको कंडीशन बताता हूँ किस कंडीशन में आप यहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो और आप वर्क परमिट पे आप यहाँ पे आ सकते हो। तो अभी मैं उन दो कंडीशनों की बात करने वाला हूँ, आप कौन सी कंडीशन पे जो एस्टोनिया में आप वर्क परमिट पे आ सकते हैं। तो पहले तो जो फर्स्ट कंडीशन है ना, मान लो आपका कोई यहाँ पे नॉन रह रहा है, जैसे किसी XYZ कोई भी आपका नॉन में यहाँ पे एस्टोनिया यूरोप में रह रहा है और उसका अपना कोई भी बिजनेस है, वो बिजनेस सेटल करके यहाँ पे रह रहा है, उसको किसी की जरूरत है यहाँ पे और उसको यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ रहा है पर उसको जिस तरह का एम्प्लॉय चाहिए वो नहीं मिल रहा है और वो चाहता है अभी मैं इंडिया से किसी को बुला लूँ जो यहाँ पे मेरा बिजनेस को संभाल सके। उस कंडीशन में वो क्या है, वो अपना वर्क परमिट को इशू करेगा। वो यहाँ के PPA जो पुलिस बॉर्डर गार्ड है, उसमें वो आप एप्लीकेशन डालेगा अभी मेरे को इंडिया से ऐसे एक मतलब कि एप्लीकेंट चाहिए जो मेरे बिजनेस को संभाल सकता है। तो वो क्या है, वो अपना जो एप्लीकेशन जो फिल करेगा तो वो आपका मतलब कि जो भी आपका नोन में जो मतलब कि आपको बुलाना चाहता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर भरी जाएगी। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, आपका जो पासपोर्ट होगा
वैलिड पासपोर्ट, 6 महीने की मतलब उस पर वैलिडिटी होनी चाहिए। आपके पास आपका इंश्योरेंस हो जाना चाहिए, अप टू 30,000 यूरो का आपको जो है इंश्योरेंस होना चाहिए। वो ट्रैवल इंश्योरेंस ही आपको मतलब कि कराना है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराना है। तीसरा, आपका जो डी वीज़ा की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करनी है। और आपका जो एम्प्लॉय का जो भी एप्लीकेशन जाएगा, यहाँ से जो इनविटेशन जाएगा जिसके बिहाफ पे वो आपको बुलाना चाहता है, एक वो जाएगा उसके साथ, और एक आपको अपना फैमिली फॉर्म भरना है। 4 से 5 चीज जो है आपको कलेक्ट करके आपको वो मतलब कि अपने फाइल में लगानी है। अगर रिक्वायर्ड है तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट भी देनी होती है, बट इस कंडीशन में रेयर ही कोई बैंक स्टेटमेंट मांगता है। इस कंडीशन में बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी जाती, क्योंकि ये वर्क परमिट आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ से एम्प्लॉयर जो है आपको बुला रहा है आपको काम करने के लिए, तो इसमें आपको मतलब कि अपनी स्टेटमेंट नहीं शो करनी होती है, जैसे कि स्टडी वीजा में आप अपनी स्टेटमेंट शो करते हैं। तो ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट आपको एम्बेसी में सबमिट करनी होती है, और वो 15 वर्किंग डे का टाइम लेते हैं आपका डिसीजन बनाने में। जो भी यस और नो जो भी होता है वो आपको 15 वर्किंग डेज में आपके मेल पे आ जाता है। तो अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में आप कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइस जो सेकंड कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन में क्या है, जो स्किल वर्कर है, जैसे कोई आईटी में है या कोई अकाउंटेंट है या किसी के पास भी कोई स्किल है डिफरेंट टाइप की, और उसने चेक किया है एस्टोनिया में जो जॉब्स अवेलेबल है, जैसे हमेशा अवेलेबल रहती है, कोई ना कोई कंपनी में कुछ ना कुछ जॉब्स निकलती रहती है, तो उसको दिखता है भी जॉब्स अवेलेबल है और उसके रिक्वायरमेंट के साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट वो मीट हो रही है, तो आप उस कंपनी में अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे आप उस कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो कंपनी जैसे ही आपका इंटरव्यू वगैरह जो सारा कुछ खत्म होता है और वो आपको सिलेक्ट करती है, तो वहां से वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो पीपीए बॉर्डर गार्ड में अप्लाई कर देती है। उसी बिहाफ पे आपको जो अपनी एप्लीकेशन है वहां इंडियन एम्बेसी में आपको सबमिट करनी होती है। वो भी सेम प्रोसेस है, 15 वर्किंग डे का टाइम होता है। जैसे ही आपका जो वीजा ग्रांट होता है तो आप यहाँ पे आके अपना टीआरपी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका जो डी वीजा होता है वो खत्म होने के कगार पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको फर्स्ट टीआरपी नहीं मिलेगी, आपको डी वीजा ही मिलेगा। अप टू 9 मंथ का होता है शायद, वो मतलब कि 1 ईयर तक का मिल जाता है कई बार, बट मैक्सिमम केसेस में वो 9 मंथ का ही मिलता है। तो जैसे ही आपका वीजा ग्रांट होता है तो आप जैसे ही आपका मान लो जो 9 महीने का पीरियड है वो खत्म होने वाला है, तो आप अपनी जो कंपनी है उसको बोलोगे भी मेरा वीजा ग्रांट खत्म होने वाला है और आपको मेरी एप्लीकेशन फिल करके पीपीए में सेंड करनी है, ताकि मैं अपना जो टीआरपी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकूं। तो ये टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है जो आप अप्लाई कर सकते हो जब आप डी वीजा पे यहाँ पे आ जाते हो, और वो आप वर्क परमिट आपको मिल जाता है। और उसके बाद जो आपको वो टीआरपी मिलेगी वो 5 साल की मिलती है। तो आप 5 साल की जो टीआरपी पे यहाँ पे वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं। तो आप कितना मतलब कि जैसे अगर आपको इंडिपेंडेंट काम करना है यहाँ पे, अगर आप एक बार इंडिया से यहाँ पे आ जाते हो तो आपको 3 साल किसी भी कंपनी के अंडर काम करना होता है। उसके बाद जो है आप अपनी इंडिपेंडेंट टीआरपी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके मतलब कि ये है भी आपको किसी एक कंपनी के अंदर काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो, आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में अप्लाई करके आप काम कर सकते हो। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, क्या नॉन स्किल वर्कर भी ये जॉब को अप्लाई कर वर्क परमिट को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ नॉन स्किल वर्कर की, तो इस कंडीशन में बहुत ही रेयर जॉब्स होती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप किसी की बातों में बताना। अभी आपको कोई बोल रहा है अभी मैं आपका वर्क परमिट लगवा दूंगा एस्टोनिया को और आप एस्टोनिया में आ जाओगे, तो इतना इजी नहीं है नॉन स्किल वर्कर्स के लिए। अगर यहाँ पे किसी को कंडीशन मतलब कि कोई जॉब्स अवेलेबल है, जैसे किसी को शेफ की जरूरत है या किसी को किसी और वर्क में, जैसे किसी का यहाँ पे गैराज है उसको किसी मैकेनिक की जरूरत है, वैसे तो मैकेनिक एक स्किल वर्कर में आ जाता है, बट मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो यहाँ पे कोई आपका वही मतलब कि फर्स्ट कंडीशन ही आ जाती है, आपका कोई नॉन में है तो आपको बुला लेगा, वरना तो मुश्किल है। नॉन स्किल वर्कर के लिए यहाँ पे कोई भी वर्क परमिट अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी की बातों में मत आइएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था, क्योंकि काफी सारे मेरे को यही पूछ रहे थे कि मैं डायरेक्ट वर्क परमिट पे आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी के पास जा रहा हूँ और वो मुझे बता रहा है भी मैं एस्टोनिया का आपको वर्क परमिट लेके दे दूंगा। तो ऐसा कोई वर्क परमिट यहाँ पे एस्टोनिया में अवेलेबल नहीं है। मैंने जो 2 कंडीशन बताई है, उसी 2 कंडीशन में आप जो है यहाँ का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी जो जर्नी है स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं यही बोलूंगा किसी के बहकावे में मत आना। हाँ, अगर आप यहाँ पे एक बार आ जाते हो और आपको किसी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है और वो आपको इनविटेशन ऑफर कर देता है, अगर डजेंट मैटर आप सी वीजा पे आए हो या डी वीजा पे आए हो, अगर आप इन दोनों में किसी वीजा पे भी आए और यहाँ पे आके आपको वो एग्री कर देता है भी हाँ मैं आपको जॉब दे दूंगा और मैं आपकी जो फाइल है वो भी सबमिट कर दूंगा पीपीए, उस कंडीशन में आपको वर्क परमिट मिल सकता है। बट और कोई कंडीशन नहीं है, अभी नॉन स्किल वर्कर को यहाँ पे वर्क परमिट अप्रूव हो जाएगा। तो
ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाकी अगर आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं अभी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक फुल स्टेप टू स्टेप गाइड बना के आपको बताऊंगा यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग भी आप कैसे यहाँ पे आके अपनी जर्नी को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी।